नमस्कार, जय श्री राम। आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है और चर्चा वही उन्हीं लिब्रांडुओं की होगी, उन्हीं लोगों की होगी जो सिर्फ हमेशा गंदी राजनीति करते हैं, एक पॉइंट को देखते हैं, दूसरे सिरे को कभी नहीं देखते। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं, एक छोटा सा जिक्र करूँगा मणिपुर का। हालांकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है। मणिपुर में महिला के साथ दरिंदगी हुई थी और जब वहाँ वो सो कॉल्ड पत्रकार कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के आसपास की जो छोटी मोटी और भी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो गले फाड़ देते। भाई साहब ये क्या हो गया मणिपुर में, मणिपुर की तरफ बीजेपी देख नहीं रही है, मणिपुर में ये कर दिया, मणिपुर में वो कर दिया, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये है वो है, महिला के साथ ये सब कर दिया। वो गलत है। महिला के साथ जो हुआ वो गलत है, उसे सजा मिलनी चाहिए। देखते या तो गोली मार दो या फांसी कर दो, फांसी की सजा दे दो, जो मर्जी करो उसके साथ, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मारो सालों को। लेकिन जब तुम एक महिला को लेकर इतने ज्यादा संवेदनशील हो तो तुम फिर 100 महिलाओं को कैसे छोड़ सकते हो भाई? उन पे तुम्हारे लिए एक बोल नहीं निकला, एक वाक्य नहीं निकला कि बंगाल में गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी नहीं है, वहां ममता की सरकार है। इतना खौफ ममता सरकार से। किसी की भी हिम्मत नहीं है, ना एक लिब्रांडो पत्रकार की, ना कांग्रेस के नेता की, मतलब किसी का भी। और जो ये है, जो बड़े बड़े मुद्दों पे जो पार्टियां बड़े बड़े मुद्दों पे जो वीडियो बनाते हैं हमारे बड़े बड़े पत्रकार और जो दूसरे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ सरकार को कोसने का काम देते रहते हैं कि हाँ ये गलत हो गया, वहां वो गलत हो गया, उन तक की भी एक वीडियो ऐसी नहीं आई है जिस पे पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र किया गया हो। सबसे बड़ी बात, अभी रुको, सबसे बड़ी बात और भी आएगी। सबसे बड़ी बात है उस लिब्रांडू नेता की जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है, चंद्रशेखर की। जो पश्चिम बंगाल में कांड हो रहा है ना, वहां ज्यादातर दलित महिलाओं के साथ हो रहा है। उनके अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया है ममता सरकार ने कि अगर वो शिकायत करने भी कहीं जाते हैं तो उनके परिवार को मारने तक की धमकी दी जाती है, उन्हें अलग अलग यातनाएं देने की धमकी दी जाती है। इतना बुरा हाल है कि कुछ जो सोशल मीडिया पे वीडियो अगर आती भी है ना, वायरल होती है जो, उसमें कुछ कुछ वीडियो में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वहां दलितों को इतना ज्यादा दबाया गया है कि अगर किसी युवक की शादी हो रही है तो पहले सुहागरात वो मनाएगा जिसका वहां दबदबा है। अब सोचो जरा उनकी कितनी बुरी हालत है। खेत हैं उनके, खेत उनके होते हुए भी उन्हें खेती करने की इजाजत नहीं है। पार्टियां अगर हो रही हैं तो वहां दलित महिलाओं को बुलाया जाता है जबरन, जबरदस्ती। हाल ऐसे हैं कि वे मीडिया तक से बात करने को घबरा रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ जो राजनीतिक सपोर्ट मिला हुआ है जिन गुंडों को, उनको ये भी पता है कि हम किस आदमी से बात कर रहे हैं, किससे नहीं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारे परिवार को मार देंगे या हमारी महिलाओं के साथ रेप हो जाएगा। मतलब इतनी गंद मचा रखी है ना पश्चिम बंगाल में, बहुत बुरी। और इस चीज पे किसी का कोई बयान नहीं है। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। नहीं बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? हाँ हाँ हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। अभी मैं तुम्हें कुछ चीज पढ़ के सुनाऊंगा, तुम खुद अंदाजा लगाना कि कितनी बुरी दुर्दशा वहां महिलाओं की है। ये एक आर्टिकल है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं तुम्हें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदेश खाली में महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न और रेप की कई वारदात हुई हैं। 8 फरवरी को शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी की मीटिंग में देर रात बुलाया जाता था। यह सिलसिला 2020 के बाद शुरू हुआ। शेख के गुर्गों की नज़र 30 साल से कम उम्र वाली महिलाओं पर होती थी। मीटिंग में मनोरंजन के नाम पर उनका शारीरिक उत्पीड़न किया जाता था। दूसरे इलाकों से मजदूरी करके संदेश खाली आए प्रवासी आदिवासी मजदूरों की पत्नियां उनके टारगेट पर होती थी
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया कि महिलाओं को टीएमसी ऑफिस में बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब सोमवार को संदेश खाली पहुंचे तो महिलाओं ने अपनी व्यवस्था सुनाई थी, और जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि उन्होंने रेप की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की, तो संदेश खाली में रहने वाली 38 वर्षीय महिला ने बताया कि जिन महिलाओं से गैंगरेप हुआ पुलिस उससे ही मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है। आखिर पीड़ित महिलाएं मेडिकल रिपोर्ट कहां से लाएंगी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC को पीड़ित महिलाओं ने बताया कि शिकायत करने पर पुलिस रात में आकर दरवाजा पीटती है। टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष महिलाओं के पतियों को धमकी देता है। अब 2013 में टीएमसी में शामिल होने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना का मत्स्य कर्माध्यक्ष बनाया गया था। तभी से उसने दिहाड़ी मजदूरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बैंक अकाउंट में आने वाले मनरेगा के पैसे मजदूरों से जबरन छीनने लगे। पार्टी कार्यालय में बुलाकर पैसे छीने जाते थे और उन्हें सिर्फ 500 रुपए दिए जाते थे। विरोध करने पर खुलेआम मारपीट। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उनसे छीन लिया। और जो जमीन उनसे जबरदस्ती ली जाती थी कि तुम जमीन को बेच दो, और अगर जमीन उसने नहीं बेची तो उसे 1 साल के लिए 5000 रुपए दिए जाते थे जबरदस्ती लीज पे। ये वहां का हाल है। ये वो है जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। अभी और भी है, हालांकि उस पर अभी राष्ट्रपति शासन की मांग चल रही है। 17 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। अब क्या है देखो, ये तो था सहमति हुई पुलिस प्रशासन। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि इलाके के नौजवान शेख के लिए काम करते हैं, दिन भर मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। शाहजहां के लड़कों को पता होता है कि कौन भारी लोगों से बात कर रहा है। ये लड़के ही हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मारपीट करते हैं, पार्टी ऑफिस में ले जाकर मनरेगा की मजदूरी छीनते हैं कि, और उन्हें यह बताया जाता है कि हर आदमी को पार्टी फंड में पैसा देना है। महिलाओं से रेप, मारपीट, ये सारी घटनाएं वहां कंटिन्यू चल रही हैं और इसका संज्ञान लेने वाला वहां कोई नहीं है। प्रशासन बिक चुका है। हैरानी की बात यह है कि ये सब नीची जाति के हैं बेचारे, जिनके पास पावर नहीं होती। और सही कहा है किसी ने कि जिसके पास पावर नहीं है उसे दबाया जाता है। या तो तुम खुद अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए किसी को मसीहा बनकर उभरना पड़ेगा। सवाल सबसे पहले तो इन चंद्रशेखर महाशय से ही है कि भाई जब तुम दलितों के इतने बड़े नेता बनते हो, तुम डंके की चोट पर कह दो मैं नहीं झुकता, मैं मोदी के सामने भी ऐसे खड़ा रहूंगा। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बोल रहे भाई? पश्चिम बंगाल पे एक वीडियो बनाकर डाल दो। वो जाता तो तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ करना होता तो तुम अब तक कर लेते, पर क्योंकि वहां के लोग शायद तुम्हारे लिए दलित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वहां वोट बैंक नहीं लगता। तो इससे ये चीज तो साफ है कि तुम्हें लोगों की नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी बकवास करनी है, आलतू फालतू बोलना है, लोगों को बरगलाना है। अब हाँ, अगर देखते हैं, अब ये जो ममता जो सीधे सीधे तौर पर बोलती है कि बीजेपी का साथ मत दो, तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं किसी धर्म वर्म पे नहीं जानने की बात कर रहा, पर लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात है कि जो पत्रकार अपने आप को, जो लोग अपने आप को ये बोलता है ना मैं निष्पक्ष हूं, मैं सच के साथ खड़ा हूं, भाई कोई सच के साथ नहीं खड़ा, सब बीजेपी और कांग्रेस चल रहा है। अगर सच के साथ खड़े हो ना तो इस चीज पे वीडियो बनाओ। सच के साथ खड़े हो तो इनके खिलाफ आवाज उठाओ कि ममता सरकार में ये सब क्या चल रहा है भाई, इस चीज को ठीक करो। दूसरा मणिपुर मत बनने दो बंगाल को। हालांकि वहां की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मणिपुर बनेगा, वहां तो सीधा सुनने में ये आ रहा है कि वहां सीधा पाकिस्तान बनेगा। अब सोच लो किस हालत में पश्चिम बंगाल के जो बचे कुचे हिंदू हैं वे रह रहे हैं। तो यही है, थोड़ा जागरूक रहो और देखते रहो, क्योंकि एक वोट आपका और आपके आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधार सकता है। तो थोड़ा सोच समझ कर वोट दो, क्योंकि बहुत सी कहावत आपने सुनी भी होगी, हिंदू किसी का दुश्मन नहीं है, हिंदू हिंदू का दुश्मन है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन वोट देने से पहले ये सोच लो कि तुम वोट दे किसको रहे हो और वो तुम्हारे आने वाले समय के लिए कैसा होगा, क्या उसका विजन है।